Welcome once again. In previous video, we are discussing about the semi-empirical mass formula, and in that semi-empirical mass formula, we studied in previous lectures the 3 points. It is nothing but the volume binding energy, surface binding energy, and last one, that is the Coulomb binding energy. Now we discuss about the fourth one, that is asymmetry energy. The point is here, that is asymmetry energy. अब asymmetry energy क्या है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है, और दूसरी बात इसके रिलेटेड ही हमें पेयरिंग एनर्जी भी देखनी है। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के रिलेटेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग किस में बताते हैं, दैट इज n, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट इज नथिंग बट दी z। अब ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें क्या बताते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे सबसे स्टार्टिंग में जो भी पॉइंट देखेंगे उसके अंदर हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस क्या है, वो एक स्टेबल न्यूक्लियस है। अगर वो स्टेबल न्यूक्लियस है तो उसका जो न्यूक्लियस शो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे Z+n के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, Z+n के अकॉर्डिंग। अगर Z-n क्या आएगा, अगर वो स्टेबल है तो Z-n क्या आएगा आपका, Z- आपका 0 आएगा या +1 आएगा। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है। अब स्टेबल है यानी क्या है कि वो स्टेबल होते हैं, मतलब क्या होता है, उसकी पेयरिंग बनती है, कोई एक न्यूक्लियस उसका ओपन नहीं होता है। चलो इसको बाद में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियाई शोज दैट द न्यूक्लियाई फॉर दीज आर Z+n। इट इज Z+n जो है वो कहां तक स्टेबल आएंगे, वो स्टेबल है 18 तक। हम लोगों ने देखा था मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, ये जो हम लोगों ने ये वाली जो कर्व की जो डायग्राम देखी थी ना, ये ऐसी वाली ऐसी जो आई थी हमारी, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो 18 नंबर तक थे, जो 18 तक थे वो कैसे थे, हमारे मोस्ट स्टेबल थे। कैसे थे वो, मोस्ट स्टेबल थे, बराबर है। अब उसको ज़्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो Z+n इज इक्वल टू 18 और Z-n इज इक्वल टू 0 और दी +1। मगर इसके अंदर एक जो हमारा हाइड्रोजन आता है और जो हेलियम He3 आता है वो इसके अंदर नहीं आता है, बट दीज आर दी मोस्ट स्टेबल। वो कैसे है, मोस्ट स्टेबल है। तो जो इसकी शार्प टेंडेंसी होती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, वो क्या होती है, उसके जो पेयर्स बनते हैं ना वो बहुत शार्प बनते हैं। अब इसको सिंपल से एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। माना कि एक 12 है और एक 14 है। 12 तो क्या हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हो गए, 14 प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स हो गए। मतलब इसके अंदर क्या हो गए, ये दोनों के अंदर क्या बनेंगे, इसके प्रॉपर पेयर बनेंगे। चलो कि माना कि O8-16 कंसिडर कर लो, O8-16 कंसिडर कर लो, नहीं तो बोले कि सर ये गलत है, कंसिडर कर लो। O8-16 है, इसके अंदर Z कितने हैं, 8 है। A-Z न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 - 8 कितने हो गए, ये न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, 8 हो गए। अब मुझे बताओ Z भी n है और n भी 8 है, तो इसके अंदर जो पेयर बनेंगे कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, बराबर है। तो Z-n कितना आएगा, इसका 0 आएगा। तो ये कैसे हो गए, ये हो गए यहाँ पे स्टेबल हो गए। ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। कोई दूसरा भी पकड़ लो, सोडियम पकड़ लो या कोई और भी पकड़ लो, उसके अंदर क्या होंगे, पेयर्स की जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज डिफरेंस आएगी उसके अंदर, इवन जो बोलेंगे हम लोग वो नहीं आएंगे। चलो उसको बाद में, और हमें देखना भी है वो पेयरिंग एनर्जी के अंदर। तो ये तो सिंपल। अब क्या है, इसके अंदर एक बात हमें पता चलती है यहाँ पे कि जो Z+n है, जो Z+n है, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इंक्रीज नहीं होगा।
देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो Z+N है, ये Z+N अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, बट जो रिपल्शन फोर्स होता है चार्जेस के अंदर का वो इंक्रीज होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं कि न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट इंक्रीज मच, बट डू नॉट इंक्रीज मच बोल रहा हूं, डू नॉट इंक्रीज मच, बट रिपल्शन आर इंक्रीजेस विद द चार्ज। That means here, so the proton increases in number, proton increases in number, but less increase in the neutrons। यहाँ पे प्रोटॉन से इंक्रीज हो रहे हैं ज़्यादा नंबर से, पर न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं क्या, उतने कंपेरेटिवली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स इन द हेवी न्यूक्लियाई वी हैव सी द मोर न्यूट्रॉन दैन द प्रोटॉन्स। देखो इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आज हमें क्या करना है, इसको बहुत डिटेल्स में समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने क्या कहा आपसे, देखो जो भी Z+N है, Z+N है न्यूक्लिया के अंदर के, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट इंक्रीज मच, डू नॉट इंक्रीज much, but repulsive force, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज होगा। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स क्या होगा, इसके अंदर प्रोटॉन्स तो इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, increases rapidly than less neutron, less than neutron। तो ये हो गया किसके रिलेटेड देख रहे हैं हम लोग, स्टेबल न्यूक्लिया के रिलेटेड देख रहे हैं। मगर जब हम लोग इसको अनस्टेबल न्यूक्लिया के रिलेटेड अगर हम लोग इसको देखेंगे, तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लिया होगा, वो अनस्टेबल न्यूक्लिया हमें ये बताएगा कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो भी अनस्टेबल बोलेंगे, उससे अच्छा उसको हेवी न्यूक्लिया बोलेंगे, जो भी हेवी न्यूक्लिया होते हैं, उस हेवी न्यूक्लिया के अंदर जो भी हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन्स, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अब ये जो असिमेट्री है, ये असिमेट्री हम सिंपल से एक थ्योरी के रिलेटेड हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग और अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, सिंपल इक्वेशन यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो बच्चों। अब ये जो डायग्राम है, ये जो सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ पे बता रही है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिंपली एक बात हमें पता चल रही है कि ये जो है, ये है न्यूट्रॉन स्टेट, और ये जो है, ये है हमारे प्रोटॉन स्टेट। ठीक है, और इसके अंदर जो भी एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल कहाँ पे, यहाँ पे सेपरेट की गई है। देखो यहाँ पे हमने डेल्स के अकॉर्डिंग बताया है, इसको हमने, इस एनर्जी लेवल्स को हमने क्या किया है, यहाँ पे सेपरेट किया है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कि जो भी सेम एनर्जी है, देखो ये डेल जो बोल रहे हैं हम लोग, जो भी सेम एनर्जी है, इट इज नथिंग बट दी कीपिंग n+z कांस्टेंट। इसके अंदर जो n+z है, वो n+z हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है, n+z। इसके अंदर n+z हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। एनर्जी क्या बता रहे हैं हम लोग, सेपरेटेड बाय दी डेल। वो जो एनर्जी सेपरेट की है हमने, उसके अंदर की एनर्जी लेवल्स वो डेल से की है, n+z हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें, जो भी थर्ड लेवल वाला ये जो प्रोटॉन है, इफ वी रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द थर्ड लेवल एंड एड इनटू न्यूट्रॉन एट अ 4 लेवल, ये चौथे लेवल में आप इसको, ये थर्ड वाले प्रोटॉन्स को आप किस में ऐड कर रहे हो, फोर्थ वाले न्यूट्रॉन के अंदर आप उसको ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स n-z क्या होगा आपका, n-z। देखो थोड़ा सा पेचीदा लगेगा आपको, मैं फिर से समझाऊंगा इसको।
ये जो n माइनस जेड है, n माइनस जेड जो होगा इट इज बिकम 2, इट इज बिकम 2 एंड उसकी जो एनर्जी लेवल होगी, दिस एनर्जी लेवल हैज इंक्रीज्ड। एनर्जी लेवल क्या होगी उसकी? इंक्रीज होगी। मतलब एनर्जी लेवल इंक्रीज होगी मतलब उसका जो बी होगा, बी क्या होगा उसका? डिक्रीज होगा। बी क्या होगा? डिक्रीज होगा। किससे डिक्रीज होगा? बाय एन अमाउंट ऑफ डेल। अब आप एक बात बोलोगे सर कि n माइनस जेड 2 कैसा होगा, और हम क्या कर रहे हैं तीसरे लेवल से उसको उठा के चौथे लेवल में ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स उसके एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 2 है। तो कितना होगा? 4 माइनस 2 कितना आएगा? वो सिंपल 2 आएगा। हमने क्या किया यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 2 न्यूक्लियाइज। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 2 न्यूक्लियॉन्स इन दिस we increases the energy by an amount of 4 del, by an amount of the 4 del। देखो फिर से क्या किया मैं बोल रहा हूं, यहां पे हमने क्या किया था? दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियॉन से यहां पे ले गए मतलब 2 न्यूक्लियॉन्स को हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो सिंपली द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द 2 न्यूक्लियॉन्स इन दिस वे वी इंक्रीज द एनर्जी बाय एन अमाउंट ऑफ 4 डेल। तो 4 डेल कैसा हो गया? ये जो डेल है ना एक वाला, ये क्या है? ये फर्स्ट वाला है, और बाकी की जो 3 आएंगे ना वो कहां से आएंगे? आपके 3 डेल से, ये यहां से आ जाएंगे। वो सिंपल, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ जाए तो पूछ लेना सीधा। चलो ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? वो इंक्रीज कर लिया हम लोगों ने एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द जनरलाइजेशंस ऑफ दिस प्रोसेस। अब हमें क्या करना है? इसका जो जनरलाइजेशन है वो जनरलाइजेशन फाइंड करना है, जो कि हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे। इट इज नथिंग बट दी n माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। क्या मिलेगा ये हमें? n माइनस जेड बाय 2। ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मर हुआ वो क्या हो गया? n माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इससे तो हमारा आंसर 2 आया था ना। ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो गया? 4 डेल हो गया। तो फिर ये 2 हो गया तो n माइनस जेड कितना आ जाएगा? सिंपली हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये n माइनस जेड बाई 2 क्या आ गया? इट इज नथिंग बट दी आवर ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज protons into the neutron state, which is from 3rd level to the 4th level with the energy level of del, with the energy level of del, so that this binding energy क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है हमारी यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है। तो इस इक्वेशंस को मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस डेल n माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस डेल n माइनस जेड स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे इसको सिंपल असिमेट्रिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। अब एक बात यहां पे ध्यान में रखने जैसी है हमारी, कि जो भी डेल है हमारा, अगर ये डे डिक्रीज होता है तो ए क्या करेगा? हमारा बढ़ेगा। ए क्या होगा? बढ़ेगा। अब जब बाइंडिंग एनर्जी हम लोग असिमेट्री के रिलेटेड लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आती है इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए यानी असिमेट्री के रिलेटेड ए इनटू ये n माइनस जेड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू दैट ए के लिख लेंगे इसको, तो इसको ये आ जाएगा a माइनस ट्वाइस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब इसमें कहीं ना कहीं अगर कंफ्यूजन होगा तो सिंपली आस्क मी इन एनी क्लियरेंस। कुछ भी डाउट अगर होता है तो ये सिंपल मुझे बता देना। तो ये क्या हो गया हमारा? असिमेट्री ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग कैसा लिखते हैं? ये बी ई से लिखने के अलावा इसको हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं। बी मीन्स बाइंडिंग एनर्जी, ए मीन्स इन टर्म ऑफ असिमेट्री एनर्जी। अब जो आखिरी वाला जो आता है ना हमारा, वो चल के आता है हमारा पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे? नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे। लेकिन वो पेयर्स किसके किसके होंगे? वो पेयर्स होंगे हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, जो कि ऑड और इवन के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उसको
एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब जो न्यूक्लियाइड्स है, सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ द न्यूक्लियाइड्स विद द इवन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहले हम लोग कंसीडर करेंगे जो भी हमारे न्यूक्लियाइड्स है, जो भी हमारे न्यूक्लियाइड्स निकल के आ रहे हैं वो कैसे हैं, इवन है। वो कैसे है, इवन है। मतलब ये इवन कैसे है, इवन बोले तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, इवन्स होंगे। बराबर है, हमने अभी अभी देखा था अगर ये वैल्यू इवन आती है तो ये जो दोनों मिला के जो भी न्यूक्लियाई बनाते हैं वो न्यूक्लियाई कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है और मोस्ट अबंडेंट भी होता है। मोस्ट स्टेबल भी होता है, मोस्ट अबंडेंट भी होता है। अब इसके अलावा अगर ये जो न्यूक्लियाइड्स है आपकी, अगर ये न्यूक्लियाइड्स ऑड है, न्यूक्लियाइड्स कैसे आपके ऑड नंबर्स है, तो जो भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, उस न्यूक्लियाइड्स को ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाएंगे, वो उसको अस्टेबल या कम से कम लीस्ट स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक तो आइदर आपकी जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन्स है वो दोनों में से एक क्या होगा, ऑड होगा। मीन्स उसकी इंटरमीडिएटिविटी और जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स में। ये तो हो गया, अब देखो इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको। जब आप लोग पेयरिंग एनर्जी दिखोगे तब उसके अंदर ये आपको मोर देन सफिशिएंट है। अब क्या करेंगे हम लोग, टू टेक द अकाउंट ऑफ दीज पेयरिंग इफेक्ट ऑफ ऑन एडिशनल टर्म इज यूज्ड। अब इसको क्या करेंगे, कुछ एडिशनल टर्म्स के इफेक्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग के इफेक्ट क्या क्या होते हैं देखते हैं। अब कन्वेंशनली क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो टर्म है हमारी, सपोज कंसिडर दिस टर्म टेक एज अ जीरो, टर्म टेक एज अ जीरो, टर्म टेक एज अ जीरो फॉर ऑड, ऑड के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो टर्म है वो टर्म हम लोगों ने जीरो की, जिसके अंदर ऑड ए क्या है हमारा, ऑड है, बराबर है, और माइनस डेल ले ली हम लोगों ने फॉर, देखो जीरो किसके लिए ली, ऑड ए के लिए ली, डेल किसके लिए है, फॉर ऑड के लिए, माने कि इसके अंदर दोनों भी कैसे हैं, ऑड है। और प्लस लेंगे हम किसके लिए लेंगे, ये प्लस ले लेंगे हम लोग इवन के रिलेटेड। देखो ये टर्म हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर एडिशनल टर्म्स ले रहे हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब जब इसका मोर एनालिसिस किया गया, देखो ये तो सब एक्सपेरिमेंटली किया गया है, हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे, जब इसका मोर एक्सप्लेनेशन किया गया तो एक बात समझ में आ गई, ये जो डेल है, ये डेल इज नथिंग बट दी माइनस ऑफ ए पी इंटू ए रेज टू 3/4। ये क्या है, माइनस ए पी ए रेज टू 3/4, फिर माइनस आ गया, मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा, सॉरी डिक्रीज कर रहा है। अब ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस तो आपका सिंपल हो गया, फाइनल वाला इक्वेशन हो गया। इसको पैसा भी लिख सकते हो, बी पी इज इक्वल टू माइनस ए पी इंटू ए रेज टू 3/4। लेकिन इसके अंदर कुछ और टर्म्स है। अब बाइंडिंग एनर्जी इन दैट पेयर जीरो कब है, जब जीरो फॉर ए कब है, जब ऑड होगा, मतलब z इवन होगा और n क्या होगा उसका, ऑड होगा। मतलब कोई भी एक पकड़ लो, सिर्फ इसको मैं आपको समझा ही देता हूं। चलो ये वाला इक्वेशन रहने दो। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं, जो पेयरिंग एनर्जी है आपकी दैट इज इक्वल टू 0, ये कब है, जब जीरो फॉर ए, फिर कब है ये, एक तो z ऑड होगा और n जो होगा वो इवन होगा, अदरवाइज z इवन होगा और n क्या होगा आपका, ऑड होगा। इन केस में bp क्या होगा आपका, 0 होगा। अब ये जो है bp इज इक्वल टू, ये क्या है, a p प्लस वाला लिख रहा हूं मैं, a p डिवाइडेड बाय a रेज टू 3/4, a रेज टू, ये a p डिवाइडेड बाय a रेज टू 3/4 है, ठीक है। अब ये क्या है, a रेज टू 3/4 है, ये क्या है,
प्लस है। अब एक बात सिंपल है, हमें प्लस कब होता है, प्लस कौन से कंडीशन में होता है, जब हमारा न्यूक्लियर सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जेड भी इवन होगा और एन भी क्या होगा हमारा, इवन होगा, एन भी क्या होगा, इवन होगा। अब रहेगी माइनस वाली टर्म, ये माइनस कब होगा, ये माइनस कब होगा, ये माइनस होगा ए फॉर ए, कब होगा ये सिंपल जब आपका इवन जेड होगा, इवन जेड होगा और ए क्या होगा आपका ऑड होगा। इवन क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पे, ए पी डिवाइडेड बाय, नहीं ये तो ये पहले वाला है, ठीक है। इवन ए इवन होगा और जेड क्या होगा आपका ऑड होगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑड ऑड के लिए है, सॉरी हाँ बराबर है, एज ऑड और जेड भी क्या होगा आपका ऑड होगा। इस टर्म में आपका क्या हो गया, ये वैल्यू माइनस होगी, ये आ गया आपका पेयरिंग एनर्जी, ये क्या आ गया आपका पेयरिंग एनर्जी। अब क्या करते हैं, ये जो सब की सब टर्म है, ये टर्म हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ये जो सब की सब जो टर्म है ना, वो टर्म हम क्या करेंगे, एक साथ लिख के ले लेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बाइंडिंग एनर्जी सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। जेड ए इज इक्वल टू जेड एम एच, ये था हमारा, प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन, माइनस हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, बी लिखा था। अब बी की टर्म हमें आ गई। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम एनर्जी, इट इज नथिंग बट दी ए वी ए बराबर है। उसके बाद क्या निकाला था, प्लस सरफेस निकाला था हमने, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ए एस इंटू ए रेस टू 2/3 प्लस, ये तो माइनस माइनस सब प्लस हो रहा है क्योंकि माइनस बी है हमारे पास, क्या था माइनस बी वाली टर्म थी ना, तो हर एक को माइनस माइनस के अकॉर्डिंग मैं बाहर ला रहा हूँ, तो माइनस माइनस वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कूलम एनर्जी देखा था, क्या था, ए सी इंटू जेड डिवाइडेड बाई ए रेस टू 1/3 था, वो ले लेंगे -1/3 ले लेंगे। उसके बाद क्या निकाला था हम लोगों ने, असिमेट्री एनर्जी निकाली थी। असिमेट्री एनर्जी कितनी निकली थी हमारी, इट इज नथिंग बट दी ए माइनस ट्वाइस जेड इंटू स्क्वायर इंटू ए रेस टू -1, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिया था। और जो लास्ट वाली जो हम लोगों ने अभी अभी पेयरिंग एनर्जी देखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बीपी एक बार 0 भी देखा था, एक बार प्लस भी देखा था, एक बार हम लोगों ने माइनस भी देखा था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस ए पी पेयरिंग एनर्जी, और जो इक्वेशंस आया था वो क्या निकल के आया था हमारा, माइनस, एक बार प्लस आ गया था, एक बार माइनस आ गया था और एक बार नथिंग आया था, तो वो निकल के आया था हमारा ए पी डिवाइडेड बाय ए रेस टू 3/4। तो इसको मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको ए रेस टू -3/4। तो ये हो गया हमारा सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। ये क्या हो गया हमारा सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। सो अब इसके ये चैप्टर के का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट बचा है, एप्लीकेशंस ऑफ सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला इजी से अंडरस्टैंड आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।